मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों केवीएस पीआरटी का एग्जाम चल रहा है। दोस्तों उसी केवीएस पीआरटी एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों, जो कि आपके केवीएस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या चीनी तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किसकी भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कर्म कारक की विभक्ति क्या है। कर्म कारक दोस्तों आपको पता है कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। और संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्या होते हैं? कारक होते हैं दोस्तों। तो इससे पूछ रहा है कि इनमें से कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? जैसे यहाँ पे के लिए दोस्तों क्या है? संप्रदान कारक की विभक्ति है। किसकी है? संप्रदान कारक की विभक्ति है। और कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे दोस्तों कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य है इसमें मुझसे उठा नहीं गया। कर्तवाच्य है, भाववाच्य या कर्मवाच्य है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि वाच्य की संख्या कितनी होती है? 3 होते हैं। कौन सी? कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य और भाववाच्य होता है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है? जैसे राम आम खाता है, राम पढ़ता है, राम जाता है, राम खेलता है या मोहन खेलता है, तो वहाँ पे कर्ता की प्रधानता है तो वहाँ पे क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। जहाँ पे कर्म की प्रधानता, जैसे लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मवाच्य, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो। और जहाँ पे न तो कर्ता न तो कर्म, दोनों में से किसी की भी प्रधानता न हो, वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे मुझसे उठा नहीं गया, तो इसमें क्या होगा? भाववाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। ऐसे पूछ रहा है कि कंठ ध्वनियों कौन सी होती हैं। ठीक है, क ख है, य र है, ज च ज है या ट ड़ है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? क ख ग घ अंगा क्या होती है? कंठ ध्वनियां होती है। इसके अलावा विसर्ग जो होते हैं वो भी, और है आपका और अ जो होते हैं क्या होते हैं? आपके कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन दिया है यही क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा कि क ख क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। और य र क्या दोस्तों? य र जो है वो अंतस्थ व्यंजक है। और च और ज जो है ये क्या है आपका? ये तालु व्यंजक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसका खंडन करने पे उसका कोई अर्थ न निकले या कोई मतलब न निकले, तो वहाँ पे क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पशु, तो दोस्तों अगर इसका विखंडन करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, प और सु। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। पशु जो है वो क्या है? रूढ़ शब्द है। यहाँ दोस्तों इसे विद्यालय लिखा गया, विद्या प्लस आलय, सम प्लस तल। यहाँ पे दोस्तों आपके क्या होंगे? ये आपके यौगिक शब्द होंगे। सभी क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। जिनका सार्थक खंड हो सके वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके केवीएस पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 उपसर्ग होते हैं टोटल। और अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी,
तमिल, संस्कृत या उर्दू? तो भारत में सबसे अधिक क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज या विदेशज कहलाते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं या यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तत्सम जैसे शिव लिखा होता दोस्तों कहीं पे शिव, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो और तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों? तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव तत्सम जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। देशज शब्द जैसे दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि देशज शब्द कौन सा है बताइए, जैसे आपका लोटा, पगड़ी, ठीक है, धड़ाम, ये सभी क्या होते हैं? आपके देशज शब्द होते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द जैसे यहाँ पे लिख दिया लालटेन, रेलगाड़ी, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? विशेष विदेशज शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? समास की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, और समास में इसमें पूछा है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा दोस्तों आपको बता दें कि द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद अगर संख्यावाचक हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगर दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में जैसे यहाँ पे पाप और पूर्ण लिखा होता दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है? कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत? तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? निष्क्रिय का विपरीत या विलोम शब्द क्या होगा? कार्यशील, सकर्मक, क्रियाशील या सक्रिय? तो निष्क्रिय का विलोम दोस्तों क्या होगा? सक्रिय होगा। ठीक है, जैसे दिन का रात होता है, झूठा का सच होता है। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष, इसी तरीके से दोस्तों निष्क्रिय का क्या होता है? सक्रिय होता है विलोम शब्द। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा? तो हिंदी की प्रसिद्ध बोली जो ब्रज भाषा है वो सबसे ज्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु असफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इसमें से कोई नहीं? तो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली, यहाँ पे क्या है? संयुक्त वाक्य है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं या वर्ड होती है? तो दोस्तों आप बता दें कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है, और वर्डों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है? जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है या बिल्कुल भी नहीं होती? तो दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। किसका कथन है? चोम्स्की के द्वारा कहा गया था कि बच्चों में भाषा सीखने या भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्प प्राण व्यंजक कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्ग का जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे
थ थ थ लिखा है और ध लिखा है, मतलब दूसरा और चौथा वर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, महाप्राण व्यंजक हो जाएगा, ये अल्पप्राण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प फ फ लिखा है, सेकंड लिखा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। यहाँ पे क और ग लिखा है, जैसा कि क क्या होता है, पहला वर्ड होता है क वर्ग का, और ग क्या होता है, थर्ड वर्ड होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण का उदाहरण ये होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। जब दो वर्ड आपस में मिलके एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहते हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। दोस्तों आपको बता दें कि जब दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि आपकी कभी पूछ लेता है कितने प्रकार की होती है, तो संधि आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। और समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, उपसर्ग 22 होते हैं। तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहता है, संधि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 1, 3, 2 या 4। दोस्तों आपको बता दें कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि च वर्ण का उच्चार स्थान क्या होगा। तो च का उच्चार स्थान दोस्तों क्या होगा, इचु ऐसा नाम तालु। तो च का उच्चार स्थान क्या होगा, तालु होगा। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है इचु स वर्ड जो होता है इसका उच्चार स्थान क्या होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी कभी पूछा स का उच्चार स्थान क्या होगा, तो स का उच्चार स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, और कंठ दोस्तों आपको पता ही है, क वर्ग जितने होते हैं सब क्या होते हैं, आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। कक्षा 5 का बच्चा दोस्तों, उसके भाषा का आकलन करते समय सबसे कमजोर किस सवाल को आप मापेंगे। ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा, केशव सबसे पहले क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। दोस्तों कह रहा है कि सबसे कम कमजोर प्रश्न इसमें से कौन सा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, सबसे कमजोर प्रश्न यही है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब भी यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है। साक्षरता होता है, भाषा प्रवेश होता है, पाठ्य सामग्री होती है, या भाषा आकलन होता है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में महत्वपूर्ण अंतर किसका होता है, भाषिक प्रवेश का, या भाषा का प्रवेश कैसा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, अपमान करना, या हंसी उड़ाना, या धोखा देना। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, आंखें लगना मतलब नींद आ जाना, या आंखें चार होना। ठीक है, ये सभी अलग अलग मुहावरे हैं। ठीक है दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ठीक, ये सभी क्या है, आपके मुहावरे हैं। तो यहाँ पे अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा, धोखा देना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया। जो चाहे इतना ज़्यादा सामाजिक हो गया, समाज में रहेगा, उसके भाषा या सीखने में वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं, आकलन का क्या उद्देश्य नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि उसके भाषा का जो त्रुटियां होती हैं उसको पहचान करना, इसलिए आकलन किया जाता है। और भाषा सीखने के प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की ही पहचान करना, और भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्नत बनाना। ठीक है, उसको
प्रभावशाली का उपदेश नहीं है। तो भाषा, बच्चे की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना यही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। दोस्तों बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो शिक्षक के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि डिस्ग्राफिया दोस्तों कह रहा है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित होने वाले बच्चों में किस चीज़ की कठिनाई होती है। अगर कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है तो उसमें कौन सी कठिनाई होगी, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में। तो डिस्ग्राफिया मतलब उसको लिखने की समस्या है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा है और सही से अक्षरों को पढ़ नहीं पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम, उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया की शिकायत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पाप पूर्ण में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधार है। तो पाप पूर्ण में दोस्तों कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक या अर्थक क्रिया है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्या है, द्विकर्मक क्रिया। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सकर्मक क्रिया दोस्तों जिसमें कर्म हो या कर्मक, ऐसे सोहन रोता है, ठीक है, या हंसता है, गाता है, चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण करना, मानक या बातचीत। तो बच्चों में भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, वो अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें या अपनी बात को रख सकें, मतलब संप्रेषण जो है उनका अच्छा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि करा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चा है वहाँ पे साहित्य रचना नहीं करेगा। ठीक है, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग, भाषा का जो है वो अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रवाह मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना या अर्थ ग्रहण करना या अक्षर ज्ञान या गति। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि उस चीज का वो क्या कर सके, अर्थ ग्रहण कर सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का या अर्थ समझ सके। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर देना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चे जो भी अपनी मातृभाषा या जिस भाषा में बोलना चाहते हैं अपना प्रश्न रख सकते हैं या उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, वर्तनी की शुद्धता या सुंदर लेख। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आप बता दें सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों के प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, हेतु, लक्ष्य, उपदेश, ये तीनों क्या है, प्रयोजन के समानार्थी हैं। नियोजन जो है यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है,
चांद, अंगना, अंक या आंख। तो दोस्तों अंगना जो लिखा गया ये शुद्ध है, बाकी जो चांद है आपका ये गलत है। अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया होता तो ये शुद्ध हो जाता। अंक अगर यहाँ पे चंदा बिंदी लगी तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड क्या कहलाते हैं, शुद्ध कहलाते। अभी जो लिखे गए हैं क्या है, गलत तरीका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर। ऑप्शन सेकंड है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारण की सही पहचान कर पाना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। अलंकार दोस्तों ये दो प्रकार के, एक शब्दा एक अर्थालंकार होता है दोस्तों, ठीक है। जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाए या वही क्या कहते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ दोस्तों श्लेष अलंकार है, ठीक है। अगर देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए हम बता देते हैं आपको कि अगर कहीं पे मन मानो जन जानो जनहु लिखा हो दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसे अगर कहीं पे सम सम के समान ऐसा शब्द आपको दिखाई दे तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि घोंसले में चिड़िया है तो कौन सा कारक है, कारक संबंध कारक, अपादान, अधिकरण या संप्रदान। तो घोंसले में चिड़िया है वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग जो है कंठवर्ण है। छह जो है संयुक्त व्यंजक। जैसे दोस्तों आपको पता है कि छत्रज्ञ जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजक होते हैं। छह बिल्कुल सही है। अब विसर्ग कंठ के दोस्तों ये जो विसर्ग होता है दोस्तों ये कंठवर्ण के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये भी सही है, ठीक है। दो महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण एक साथ असंभव है, तो यही आपका राइट जवाब है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कक्षा में शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। छात्रों की प्रतिभा भागता रहती है, समय का सदुपयोग होता है, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं, शिक्षक का श्रम बचता है। तो कक्षा में प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछने से दोस्तों क्या होता है कि छात्रों के जो अध्ययन के प्रति रुचि है वो रुचि बनी रहती है और वो कक्षा में दोस्तों किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनते रहते हैं ताकि, ठीक है, और अभिमुख रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भाषा का प्रारंभिक बोध होता है अनुकरण व श्रवण से, चिंतन एवं मनन से, अध्ययन एवं अध्यापन से, पठन एवं पाठन से। तो भाषा का प्रारंभिक बोध किससे होता है, अनुकरण एवं श्रवण से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। यड़ संधि दोस्तों किसका भाग है, तो यड़ संधि जो है आपका स्वर संधि का ही एक, ठीक है। और इसमें पूछा है कि यड़ संधि में का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, जहाँ पे आपको आदत और यह दिखाई दे जाए वहीं पे क्या होता है आपका यड़ संधि होता है। तो यहाँ पे आपको यड़ संधि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भ्रष्टाचार में का संधि विच्छेद कीजिए, भ्रष्ट प्लस आचार। दोस्तों बिल्कुल सही, पहला ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे सर्वाधिक महत्व देंगे। तो रोचक कहानियों के माध्यम से बच्चे, प्राथमिक जो बच्चे आते हैं दोस्तों उनको रोचक कहानियों के माध्यम से कोई चीज़ अगर सिखाएंगे तो वो अच्छे तरीके से उसको ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्या पूछा देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि
से उसका नाता न टूटे, भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, किससे न टूटे, भाषा प्रयोग से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर का कहना होता है दोस्तों कि भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है, मतलब किसी का अनुकरण करके आप भाषा को आसानी से किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या अलंकारिक भाषा। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे कि सहज अभिव्यक्ति? अगर आप भाषा सीखें दोस्तों, किसी चीज को अगर आप आसानी से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या अपनी बात को रख पा रहे हैं तो वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। व्याकरण की जो आगमन विधि होती है वो सर्वाधिक बल किस पे देती है? नियम पे देती है, उदाहरण पे, या मानकता या परिभाषा पे? तो व्याकरण की आगमन विधि उदाहरणों पे सबसे ज्यादा बल देती है और निगमन विधि किस पे? नियमों पे बल देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पाठ्य पुस्तक को या पोस्टर को या साहित्य सामग्री को? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सिखाने के लिए आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? साहित्यिक सामग्री को। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों करा कि ओ निडरबाज, यहाँ पे आपका विस्मयवाधक या संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? संबंध कारक, कर्ता कारक या संबोधन कारक या कर्म कारक? तो यहाँ पे क्या है? संबोधन कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है।